चलिए तो फिर हम क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूंगा। तो गुरु जी को मन ही मन नमन करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ये है लीवर का क्लास का पार्ट 4। सो लीवर जो कि शरीर का एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग है, जिसे केमिकल फैक्ट्री भी कहा जा सकता है, जो कि प्रोसेसिंग का काम भी करता है, टॉक्सिन्स निकालने का भी काम करता है, कोई केमिकल एंजाइम बनाना उसका भी काम करता है। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को लीवर करता है। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लीवर का वजन जो है करीब करीब 1.5 किलो यानी कि 3.5 पाउंड के बराबर होता है। ये रिब केज के अंदर राइट साइड मौजूद होता है। इसका दो मेन पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का, जिसको कि फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है अलग करती है। इसके बाद हमने जो है लीवर के कुछ महत्वपूर्ण भाग देखे थे। उसमें था कॉमन हेपेटिक डक्ट, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, और फिर हमने जो है थोड़ा लिगामेंट के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे जो है लीवर के अलग अलग भागों पर हमने जो है थोड़ा सा ध्यान दिया था। तो हम बाकी के जो पार्ट हैं, जैसे हमने कॉमन हेपेटिक डक्ट है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है, और आगे के जो पार्ट हैं ग्लिसन कैप्सूल, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन, लोब एंड लोब्यूल्स एंड पेरिटोनियम, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हमने कॉमन हेपेटिक डक्ट के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा उसको आप देख लेंगे तो समझना आसान है। ये है बाइलरी ट्री, इसको बोला जाता है। तो जिसमें हमने कॉमन हेपेटिक डक्ट देखी थी, जो कि राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के मिलने से बनती है। यहाँ पर जो लीवर बाइल का प्रोडक्शन करता है, वो प्रोडक्शन इन्हीं डक्ट के माध्यम से होता हुआ कॉमन हेपेटिक डक्ट में आता है, फिर वह सिस्टिक डक्ट के माध्यम से गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर जब जरूरत पड़ती है तो यही बाइल जो है कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से एम्पुला ऑफ वेटर से होते हुए डियोडिनम यानी आंतड़ी के पहले पार्ट में चला जाता है। फिर हमने देखा था गॉल ब्लैडर से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में भी हमने पढ़ा था कि अगर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो आज फिर हमने जो देखा था लिगामेंट के बारे में। तो कुछ लिगामेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था, बाकी की कुछ और लिगामेंट रह गई थी। मेनली जो ज़्यादातर पढ़ाया जाता है मोटे तौर पे फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के बारे में आपको बता दिया जाता है। बाकी की चीज़ें जो डिटेल में नहीं पढ़ाई जाती हैं अक्सर, सो हम उन्हीं के बारे में एक एक लिगामेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पिक्चर में आप देखते जाएंगे तो आपको समझना आसान होगा। तो लिगामेंट के बारे में क्या होता है, एक तरह के ये कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं, जो कि किसी भी ऑर्गन को मजबूती प्रदान करते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। तो पहले हमने देखा था फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो कि लीवर को दो भाग में डिवाइड करती है या उसको जोड़ने का भी काम करती है। ये है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो कि मिडिल में आपको दिख रही होगी, जहां मेरा कर्सर है, ये है। इसके बाद हमने देखा था कोरोनरी लिगामेंट, उसके पहले थी राउंड लिगामेंट। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, फिर राउंड लिगामेंट या लिगामेंटम टेरेस बोला जाता है। इसकी खासियत क्या थी कि ये जो है, ये यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं राउंड लिगामेंट, तो ये जो है अम्बिलिकल वेन से जुड़ा हुआ होता है, तो ये उसका एक हिस्सा रह जाता है। ये जब बच्चा भ्रूण में रहता है, गर्भ में रहता है, तो ये यहाँ से कनेक्टेड रहती है।
बाद में ये हिस्सा बस ऐसा रहता है। फिर हमने देखा था कोरोनरी लिगामेंट, जो कि लीवर के ऊपर एक क्राउन की तरह दिखती है। तो ये जो है कोरोनरी लिगामेंट है, जो कि लीवर को डायफ्राम के साथ अटैच करने में हेल्प करती है। आपको जो पिक्चर में दिख रहा है, ये लिगामेंट सिर्फ ऐसे ही नहीं दिखेगा, आप ध्यान रखें, ये इसको कवर करके रखती हैं, ये जोड़ के रखती है, यहाँ पर टिश्यू के साथ इसको जोड़ती हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह ये होती हैं। सो ये उसको एक फिक्स करके रखती हैं, मसल्स के साथ, बोन्स के साथ ऐसा जोड़ के। तो क्योंकि ये एरिया पूरा पैक रहता है, तो अलग अलग जगह किसी को इंटेस्टाइन से भी कनेक्ट करना है, ऊपर डायफ्राम से भी जोड़ना है, इधर स्टमक से भी जोड़ना है। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि स्टमक को जोड़ने वाली लिगामेंट कौन सी है, ताकि कोई भी ऑर्गन जो है, हर ऑर्गन अपनी जगह फिक्स पे रहना चाहिए। ठीक, ये हमने देखी थी। फिर क्या देखा था हमने, राइट ट्राइएंगुलर लिगामेंट और लेफ्ट ट्राइएंगुलर। तो ये जो लिगामेंट है यहाँ पर आगे स्टमक और स्प्लीन को टच करती है, और ये यहाँ पर रिब केज के साथ में जुड़ जाती है। तो ये दोनों मिलकर जो है कोरोनरी लिगामेंट को बनाते हैं, एक लीवर के ऊपर क्राउन जैसी रचना बनती है। 3 लिगामेंट और हैं जिनके बारे में हमें अभी पढ़ना है। ये पिक्चर आपके सामने मैं रखूंगा। हाँ, अभी हम जो देखेंगे लिगामेंटम बेनोसम, ये यहाँ पर जुड़ी है कॉर्डेट लोब के पास, लेफ्ट लोब एंड कॉर्डेट लोब के बीच में ये मौजूद होती है। इसको तो ये लीवर के पिछले हिस्से में है ये, ठीक, सामने हिस्से में है थैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ये लीवर के पिछले हिस्से में इसको देखा जा सकता है। तो अभी इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। सो लिगामेंटम बेनोसम, ये डक्टस बेनोसस का एक फाइब्रस अवशेष है। ये भी जो है एक भ्रूण के दौरान, यानी कि ये भी फीटस के दौरान जो है जुड़ी रहती है, और ब्लड को लीवर से लेके जाती है, और आगे जाके ये अपर वेना कावा तक इसका मतलब फैलाव है, वहां तक ये फैली हुई है। सो इसका मेन जो काम होता है यह फीटस के ब्लड सर्कुलेशन से बचा हुआ जो भी ब्लड है, वैसे देखा जाए तो इसका कोई खास ऐसा कार्य है नहीं, पर ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, पर ये फीटस के साथ इसका एक जुड़ाव रहता है, जो कॉर्ड के माध्यम से, जैसे कि हमने राउंड लिगामेंट के बारे में देखा था, ये भी उसी तरह से है। बट ये लीवर के जो है पिछले वाले भाग पर और कॉर्डेट लोब के बाजू में ये रहती है। तो इसकी इतनी ही डिटेल है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट आ जाती है हिपेटोडियोडिनल लिगामेंट। जैसा कि इसके नाम से ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिपेटोडियोडिनल लिगामेंट, इसमें नहीं है। हाँ, ये देखिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये पिक्चर से थोड़ा आपको क्लियर होगा, यहाँ पर दो लिगामेंट हैं। एक है गैस्ट्रोहिपेटिक लिगामेंट, जो कि लीवर को जोड़ती है किसके साथ, स्टमक के साथ, और दूसरी है
हिपेटोडियोडिनल लिगामेंट, ठीक। और ठीक इसी के पीछे जो है ये हेपेटिक आर्टरी वगैरह है, वेन वगैरह है, ये मौजूद है इसमें। तो ये दो लिगामेंट हैं, हिपेटोडियोडिनल लिगामेंट एंड हिपेटो गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट। ये फाइब्रस टिश्यू की तरह रहती हैं, जिस तरीके से दिखती हैं। फंक्शन क्या है इनके वो देखेंगे। तो हेपेटोडियोडिनल लिगामेंट जो है, इसका मेन जो फंक्शन है, एक तो दोनों को बांधे हुए रखना, डियोडिनम से अटैच करके रखना। दूसरा, इसमें जो है हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और कॉमन बाइल डक्ट जो होती है, जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं इसके अंदर से गुजरती हैं या होती हैं। नेक्स्ट, हिपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट जो है, तो ये लीवर से पेट तक फैला होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और इसका मेन फंक्शन है ये लीवर को पेट से जोड़ने में मदद करती है। तो देखा जाए तो लिगामेंटम वेनोसम जो है, लीवर को जो बच्चे की कॉर्ड रहती है उससे जोड़ने का एक तरह से काम करती है। और हेपेटोडियोडिनल लिगामेंट जो है वो लीवर को डियोडिनम से जोड़ने का काम करती है, और इसके अंदर से जो है हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड कॉमन बाइल डक्ट इसमें से गुजरती है। एंड हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट का काम क्या होता है, यह लीवर को पेट से जोड़ने में, यानी कि स्टमक से जोड़ने में मदद करती है। तो देखा जाए तो लीवर के लिगामेंट लीवर को आसपास की संरचनाओं से जोड़ने और उसकी स्थिति को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लीवर और अन्य अंगों के बीच जो शारीरिक संबंध को परिभाषित करने में भी मदद करते हैं। प्रत्येक लिगामेंट के अपने विशिष्ट कार्य और संबंध होते हैं, जो कि सामान्य शारीरिक रचना और लीवर से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं दोनों में महत्वपूर्ण होते हैं। सो नेक्स्ट है अभी ग्लिसन कैप्सूल। ग्लिसन कैप्सूल क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। इसकी पिक्चर आपके सामने रखेंगे, आप साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अभी हम ग्लिसन कैप्सूल के बारे में देखेंगे। ये है तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो है लीवर है। लीवर को हमने एक छोटा सा पार्ट निकाला, डीप टिश्यू निकाला उसका। सबसे पहले जो है ऊपर है आउटर सीरस लेयर, फिर सेकेंड नंबर पे आता है ग्लिसन कैप्सूल, फिर सब कैप्सुलर स्पेस आता है, उसके बाद लीवर आता है। तो लीवर जो है इन तीन लेयर से कवर अप होता है। ये जो तीन लेयर हैं, ये ऐसा नहीं है कि लीवर के एक ही हिस्से पे पाई जाती, नहीं, ये पूरे लीवर को कवर करके रखती हैं, उसको एक सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पर हम ग्लिसन कैप्सूल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सो ग्लिसन कैप्सूल क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू की एक परत है जो लीवर को घेरती है, और इसका नाम जो है अंग्रेजी एनाटोमिस्ट फ्रांसिस ग्लिसन के नाम पे रखा गया। यह एक तरह का कैप्सूल है जो लीवर को स्ट्रक्चरल सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि लीवर को आपूर्ति करती हैं। क्या क्या होता है इसमें, ब्लड वेसल्स होती, नर्व होती और लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ग्लिसन कैप्सूल लीवर के स्ट्रक्चरल ढांचे का हिस्सा है, और यह लीवर को आकार बनाए रखने में और इसके कार्य में सहायता करने में भूमिका निभाता है। तो जब लीवर में जो बीमारी होती है, जैसे फाइब्रोसिस वगैरह होता है, तो वो ग्लिसन कैप्सूल से जुड़ा हुआ रहता है। तो लीवर में ग्लिसन कैप्सूल को प्रभावित करने वाली जो है सूजन या फाइब्रोसिस जो लीवर में होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स उसमें आती। तो ग्लिसन कैप्सूल का मेनली जो काम हो गया कि लीवर को कवर करना, उसको सुरक्षा करना, और उस एरिया में क्या है, ज्यादातर ब्लड वेसल आउटर लेयर के पास में नर्व, ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद होती हैं, जो कि लीवर को ब्लड सप्लाई देंगी, सिग्नल देंगी, और वहां पर लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, इम्यूनिटी से रिलेटेड काम करता है। और उसमें जो भी हैवी मेटल्स या जो भी चीजें आएंगी, तो लीवर फिर उनको जो है छानने का भी काम करेगा। सो ये थे ग्लिसन कैप्सूल। नेक्स्ट है हिपेटिक आर्टरी।
सो हेपेटिक आर्टरी को समझने के लिए हम लीवर का सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। हेपेटिक वेन्स, ओके। तो इसको ये देखिए, आपके सामने पिक्चर है। सो इसमें जो है अयोर्टा है, अयोर्टा से ही सारी ब्रांचेस अलग अलग निकल जाती हैं। इसी के बारे में हम जो है हेपेटिक आर्टरी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आर एच ए जो लिखा है, आर एच ए मतलब हो गया राइट हेपेटिक आर्टरी, एंड एल एच ए मतलब हो गया लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। ये जो हिस्सा है ये लीवर का है, ठीक। और यहीं पर ये स्टमक भी है, और फिर आगे जो है इंटेस्टाइन का एरिया ड्यूडेनम से जुड़ जाता है, ठीक। सो अयोर्टा से ही सभी के लिए अलग अलग आर्टरीज निकल जाती हैं। तो इसको यहाँ पर सीलियक ट्रंक भी बोला जाता है। इस एरिया से बहुत सारे जो है आर्टरीज निकलती हैं, जो हमारे स्टमक के लिए, स्प्लीन के लिए, किडनी के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, इसी सीलियक ट्रंक से आगे अलग अलग ब्रांचेस निकल जाती। जैसे एक मेन वृक्ष होता है, उस वृक्ष से अनेक शाखाएं निकल जाती हैं, इसी तरह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक तो हो गई ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी, जहां मेरा कर्सर है वो देखिए। तो ये है मेन अयोर्टा। अयोर्टा से एक निकल जाती है स्प्लेनिक आर्टरी, जो कि कहाँ जाती है, स्प्लीन के लिए। एक निकल जाती है यहाँ पर गैस्ट्रिक आर्टरी निकलेगी, उसमें से लेफ्ट और राइट दो भागों में वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक। फिर ये निकलती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी से एक राइट गैस्ट्रिक आर्टरी भी निकल जाती है, और इधर जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ये आगे जाके जो है हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर। तो यहां से फिर ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी और राइट हेपेटिक आर्टरी। तो लीवर के लेफ्ट साइड के एरिया में ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी काम करेगी। ये आगे जाके आर्ट्रियोल्स में जो है डिवाइड हो जाएगी और छोटे पार्ट में, जो कि लीवर के अंदर जो भी सेल्स मौजूद होती हैं उन सेल्स को ब्लड सप्लाई देती है। और राइट हेपेटिक आर्टरी राइट साइड के लीवर के हिस्से को ब्लड सप्लाई देती है। पिक्चर को ध्यान में रखें, थोड़ा सा अभी हम जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। सो हेपेटिक आर्टरी क्या है, एक महत्वपूर्ण ब्लड वेसल्स है, जो कि लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आपूर्ति करती है। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, हेपेटिक आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है वो एओर्टा के माध्यम से आता है। तो अशुद्ध रक्त लीवर में कैसे पहुंचता है, कौन से भाग के द्वारा या कौन सी ब्लड वेसल्स के द्वारा पहुंचता है, उसका नाम लिखिए जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आप मैसेज में लिख सकते हैं, फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर में कैसे पहुंचता है। और कोई लिखेंगे, किसी को मालूम है।
चलिए, पोर्टल वेन नाम किस किसने सुना है? पोर्टल वेन, जी, हेपेटिक पोर्टल वेन, वेरी गुड श्री मनु जी, आपने बहुत अच्छा लिखा, पोर्टल वेन। चलिए, ठीक है, तो इस तरीके से ये कैरी होता है। सो पोर्टल वेन क्या करती है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक मोटे तौर पे आपको बता दूं कि जो इंटेस्टाइन और अलग अलग जगह से जो भी कोई बात नहीं, तो अलग अलग जगह से जो भी अशुद्ध रक्त आता है वो लीवर से होके गुजरता है, पोर्टल वेन के माध्यम से आगे जाके जो है वो वेना कावा में मिल जाता है, जो कि एक बड़ा हिस्सा है आर्टरी का, जो कि आगे जाके फिर हार्ट में जाके कनेक्ट हो जाता है। तो एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, सो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं आर्टरी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो हेपेटिक आर्टरी जो है वो लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम करती है। तो हेपेटिक आर्टरी जो है आमतौर पर सीलियक ट्रंक, जो मैंने अभी जिसकी बात की थी, आप पिक्चर में देखते जाइए तो आपको समझने में आसान होगा, ठीक है। तो हेपेटिक आर्टरी सीलियक ट्रंक से निकलती है। सीलियक ट्रंक कहाँ पर है? पिक्चर में ये यहाँ पर सीलियक ट्रंक है, ठीक, ये जो हिस्सा है ये सीलियक ट्रंक है। तो सीलियक ट्रंक से निकलती, जो कि एब्डोमिनल अयोर्टा, इसको महाधमनी भी बोला जाता है ना। सो एब्डोमिनल अयोर्टा की एक मेन ब्रांच है, एक प्रमुख ब्रांच है। तो कुछ मामलों में यह सीधे एब्डोमिनल अयोर्टा या फिर सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से भी आ सकती है। तो मुख्य तौर पे ये सीलियक ट्रंक से भी निकलती है और मेजेंट्रिक आर्टरी से भी ये निकल सकती है कुछ मामलों में। इसकी ब्रांचेस क्या क्या हैं? सो इसकी ब्रांचेस, कॉमन हेपेटिक आर्टरी की जो शाखाएं हैं उसमें है राइट हेपेटिक आर्टरी, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी एंड गैस्ट्रो डियोडिनल आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब ये कहाँ कहाँ पर है आप पिक्चर में देखिए। तो हमने किस किस की बात की? एक तो राइट हेपेटिक आर्टरी हो जाएगी, एक लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी हो जाएगी, और क्या है? गैस्ट्रो डियोडिनल आर्टरी, जो कि इसी से निकल रही है, आगे जाती है। और क्या है इसमें? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, यहां पर आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये देखिए राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ये निकल रही है। तो जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये इसी से क्या निकल रही? गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड राइट हेपेटिक आर्टरी एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, ठीक। सो ये इसकी ब्रांचेस हो गई। इसका रास्ता क्या है? सो ये जो है हेपेटिक आर्टरी हिपेटोडियोडिनल लिगामेंट से होकर गुजरती हैं, जो कि पेरिटोनियम की एक फोल्ड की तय है, जो कि लीवर को डियोडिनम से जोड़ती है। अभी हमने जो लिगामेंट पढ़ा था ना, कौन सा लिगामेंट था? गैस्ट्रोडियोडिनल लिगामेंट जो था, उसके अंदर से ये होके गुजरती है। तो इसका रास्ता जो मैंने बताया यहाँ पर कि हेपेटिक आर्टरी जो है हिपेटोडियोडिनल लिगामेंट, हिपेटोडियोडिनल लिगामेंट से होकर गुजरती है, जो कि पेरिटोनियम का एक फोल्ड की तरह होता है जिसके अंदर से ये निकलती हैं। और हेपेटोडियोडिनल लिगामेंट क्या करती है? लीवर को डियोडिनम से जोड़ती है। ये समझ में आया आपको? सभी को समझ में आ रहा है? ओके, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? हेपेटिक आर्टरी के, कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो है उसके फंक्शन क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में CHA भी बोला जाता है। और राइट हेपेटिक आर्टरी को RH, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी को LHA बोला जाएगा। फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पूर्ति करना। तो हेपेटिक आर्टरी जो है लीवर को ऑक्सीजनेटेड
रक्त की आपूर्ति करती है और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यकृत यानी लीवर कई महत्वपूर्ण कार्य करता है जिसमें कि डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म शामिल है। दूसरा इसका मेन फंक्शन, मुख्य फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी करना। तो यह जो है ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म और एक लीवर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन जो चाहिए उसकी ये आपूर्ति करती। तीसरा है कोलेबरेशन विद द पोर्टल वेन। सो लीवर को दो मुख्य भागों से रक्त प्राप्त होता है। पहला है हेपेटिक आर्टरी, दूसरा है पोर्टल वेन। सो पोर्टल वेन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधी मार्गों से पोषक तत्व युक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है लीवर में, और जबकि हेपेटिक आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड रक्त लाती है। दोनों स्रोत लीवर के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको समझने में आसानी होगी। ये पिक्चर आपके सामने है, आप इसमें देखिए लीवर को दो जगह से रक्त मिलता है। पहला मिलता है हेपेटिक आर्टरी के माध्यम से जो कि सीलियक ट्रंक से होते हुए लीवर के अंदर जाती है, और दूसरा रक्त मिलता है उसको पोर्टल वेन के माध्यम से। तो पोर्टल वेन क्या करती है, जो भी आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपका स्टमक हुआ, इंटेस्टाइन हुआ और पैनक्रियाज हुआ, जो भी यहाँ पर हिस्से हैं, उन हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, साथ में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ उसमें न्यूट्रिशन भी होता है, जो खाने में पचने के बाद जो पोषक तत्व हैं वो उसी के माध्यम से लीवर में फिर वो प्रवेश करते। तो सभी का इकट्ठा जो रक्त है, एक तो डीऑक्सीजनेटेड लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये दो चीजें ध्यान रखने वाली बात है कि डीऑक्सीजनेटेड तो होता ही है लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो लीवर को दो जगह से रक्त प्राप्त हो रहा है, एक हो रहा है हेपेटिक आर्टरी के माध्यम से। हेपेटिक आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध रक्त जो है लीवर को देती है, और पोर्टल वेन जो है अशुद्ध रक्त तो देती ही देती है लेकिन साथ में जो है न्यूट्रिएंट्स भी लीवर के अंदर पहुंचाती है। वहां जाके आगे की फिर प्रोसेस होती है, इस बात का ध्यान रखें। अब ये तो हमने देखा इसका कार्य, इससे संबंधित कुछ रोग होते हैं। हेपेटिक आर्टरी डिजीज, तो हेपेटिक आर्टरी डिजीज में क्या है, पहला है हेपेटिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस। अब हेपेटिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस ये क्या होता है, किसी को कोई जानकारी है? अगर किसी को जानकारी है तो आप हैंड रेस करें, हम उनसे पूछेंगे, फिर हम जो है आगे इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर किसी को मालूम है तो, नहीं तो फिर हम जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी ने इस बीमारी का नाम सुना हो? आप चैट में यस लिख सकते। ओके, हाँ जी मानवी जी, आप बताइए क्या है ये हेपेटिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस? उसके लिए आपको मैं अनम्यूट कर देता हूँ एक बार, फिर हम आगे। जी अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेपेटिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस, फिर शायद आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ सीमा जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हो गई। हाँ जी, हेलो। हाँ 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 जी, हाँ मैडम बोलिए जी। थ्रोम्बोसिस मींस क्लॉट, तो उस आर्टरी में जो क्लॉट होता है, मे बी, मतलब आई गेस, नॉट ओके श्योर। ठीक है।
ठीक है, काफी हद तक ठीक है, क्लॉट होना उसमें, है ना। अनीता जी आप सर कुछ, सर हाँ, हेलो। हाँ बताइए बताइए मानवी जी। जी हाँ जी सर, सर थ्रोम्बोसिस मतलब कि क्लॉटिंग होना, जो ब्लड सप्लाई लिवर को हो रहा है तो उसके बीच में अगर क्लॉट हो जाएगा तो सप्लाई में इश्यूज आ जाएंगे। मैं बिल्कुल म्यूट बिल्कुल, अनम्यूट नहीं कर पा रही थी मैं। ठीक है, चलिए आपने भी बहुत बढ़िया जवाब दिया, चलिए ठीक है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखेंगे, बाकी फिर बीमारियों के सेक्शन में जब पहुंचेंगे तब फिर इसकी कंप्लीट डिटेल देखेंगे। सो एक तरह से क्या है कि आर्टरी की जो है, हेपेटिक आर्टरी में किसी भी तरह की रुकावट या ब्लड क्लॉट, जिसको लीवर इस्कीमिया बोला जाता है, इस्कीमिया मतलब रक्त, लीवर में रक्त प्रवाह का कम होना किसी भी क्लॉट के माध्यम से, जिससे लीवर डैमेज हो सकता है और लीवर फेलियर तक भी हो सकता है। क्योंकि अगर वहां पर क्लॉट होता है, या तो वहां पर क्लॉट बनना या फिर कहीं और बना लेकिन वहां आके फंस गया, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो अगर ये इस तरह की कंडीशन डेवलप होगी तो लीवर को रक्त सप्लाई नहीं मिलने के कारण लीवर डैमेज हो सकता है या खराब हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि लीवर के किस हिस्से में ब्लड सप्लाई कम हुई है। अगर कॉमन हेपेटिक आर्टरी में यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है रुक जाती है, यहाँ पर क्लॉट आ जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है, फिर तो इसके साथ साथ ये जो है डिओडिनम को भी जो है डैमेज करेगा, क्योंकि उसकी सप्लाई भी रुक जाएगी। फिर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो हमारे स्टमक को ब्लड सप्लाई ले जाने वाली, वो भी डैमेज होगा, पर उसका राइट वाला हिस्सा डैमेज होगा, लेफ्ट वाले में अगर क्लॉट नहीं तो ये काम करता रहेगा। ठीक, अगर मान लीजिए ये सिर्फ यहाँ हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर के पास अगर यहाँ पर ब्लड क्लॉट होता है तो ये लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ की लीवर के लोब को अफेक्ट करेगा। अगर सिर्फ राइट हेपेटिक आर्टरी में होगा तो ये लीवर के राइट लोब को जो है डैमेज करेगा, लेफ्ट लोब काम करता रहेगा। पर अगर इसके कारण इन्फेक्शन हुआ या सेप्सिस हुआ तो ये पूरे लीवर को कवर कर सकता है, लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट में। सो जिस जगह पर होगा ये उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि लीवर का कितना एरिया या उसके कितने आसपास के ऑर्गन को ये डैमेज कर सकता है। तो ये होता है हेपेटिक आर्टरी में थ्रोम्बोसिस, यानी कि रक्त का थक्का जमना, स्कीमिया यानी रक्त का प्रवाह कम हो जाना लीवर में। सो लीवर स्कीमिया हो सकता है थ्रोम्बोसिस के कारण हेपेटिक आर्टरी में अगर होता है, जिसकी वजह से लीवर डैमेज हो सकता है या फेल हो सकता है। एक और प्रॉब्लम होती है हेपेटिक आर्टरी स्टेनोसिस। तो इसमें क्या होता है, जो लीवर आर्टरी है वो नैरो हो जाती है, उसका जो साइज है जो वो कम हो जाता है, नैरो हो जाता है और कड़क हो जाता है वहां पे। तो नैरोइंग होना जो अक्सर ये ट्रांसप्लांट पेशेंट में देखा जाता है। सो ये लीवर के कार्य को बाधित कर सकता है। तो शायद कल ही ग्रुप में किसी ने पूछा था, सर किसी पेशेंट का जो है लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है और वो डैमेज हो रहा है, तो हो सकता है वहां पर जो है ये प्रॉब्लम जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, हेपेटिक आर्टरी स्टेनोसिस हो गया हो, या वहां पर आर्टरी में कहीं ब्लड सप्लाई रुक रही हो, जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट के बाद जो है ये प्रॉब्लम्स आ जाती। इनकी इन डिजीज को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इनके लिए अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होती है, इस तरीके की इमेजिंग टेक्निक का यूज किया जा सकता है। और सर्जिकल इंटरवेंशन यानी कि ऑपरेशन भी किया जाता है। और क्या करते हैं, इसमें हेपेटिक आर्टरी इन्फ्यूजन होता है। अगर लीवर में कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से वो आर्टरी दब रही है या कंप्रेस हो रही है तो उसको ट्यूमर को निकाल के बराबर किया जा सकता है। सर्जिकल प्रोसीजर में कर सकते हैं इसको जो है, अगर किसी तरह की सर्जरी के दौरान उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो उसके माध्यम से इसको क्लियर किया जाएगा। तो ये थी हमारी हेपेटिक आर्टरीज। तो यहाँ पर हमने देखा हेपेटिक आर्टरी के बारे में समझा, थोड़ा सा ओवरव्यू देखिए। ये आयोटा के सीलिएक ट्रंक से निकलती है, यहाँ जाके ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो है इसी से जो है गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी निकलती है एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी निकलती है। फिर आगे जाके राइट हेपेटिक आर्टरी एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी निकलती।
ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर हेपेटिक डियोडेनल जो लिगामेंट होती है उसके पीछे वाले हिस्से से ये निकलती हैं। तो यहाँ पर ये उसको कवर करके रखती है। वो पेरिटोनियम और लिगामेंट का एक हिस्सा होता है जिसके अंदर से ये आगे लीवर तक पहुंचती हैं। तो इनका मेन काम हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर के अंदर भेजना, न्यूट्रिशन भेजना, ये इसके मुख्य काम हो गया। और लीवर को प्रॉपर रक्त आपूर्ति करते रहना जो कि उसके काम करने के लिए बहुत जरूरी। अगला जो मुख्य पार्ट है वो है हेपेटिक पोर्टल वेन। तो अब हम देखेंगे लीवर का दूसरा मुख्य जो हिस्सा है वो है हेपेटिक पोर्टल वेन, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। इसके लिए हम ये आप पिक्चर में देखेंगे, इसकी कोई बेटर पिक्चर है तो वो देखते हैं। ये देखिए, हाँ ये बेहतर है। ये ठीक है, ठीक है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन, ये जो हमारा परिसंचरण तंत्र है या सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक महत्वपूर्ण जो है ब्लड वेसल है जो कि पाचन अंगों से रक्त को लीवर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सो हेपेटिक पोर्टल वेन की जो है ये कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाती है वो हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। तो हेपेटिक पोर्टल वेन दो मुख्य वेन्स के मिलने से बनती है। सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जिसको SMV भी बोला जाता है, और दूसरा है स्प्लीनिक वेन। ये दोनों वेन के मिलने से ये बनती है। तो इसमें यह जो है कहाँ से ब्लड लेती है, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम, असेंडिंग कॉलन एंड पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफर्स कॉलन। सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के माध्यम से ये आता है, और दूसरा है स्प्लीनिक वेन जो कि ड्रेन करती है ब्लड, कहाँ से लेती है, स्प्लीन से एंड पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज एंड स्टमक से। पिक्चर में आप देखेंगे ये भी आगे जाके जो है थोड़ा बड़ी पिक्चर करके आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए। सो यहां पर आप देखेंगे जहां मेरा कर्सर है, सो ये है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, ये वाला जो है ब्रांच, ठीक। दूसरा ब्रांच है स्प्लीनिक वेन जो कि स्प्लीन से होते हुए आ रही है, और यहीं से जो है इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन भी इसी में आगे जुड़ी हुई है। पर मेन दो ब्रांचेस हैं, एक है स्प्लीनिक वेन, एक है सुपीरियर। और स्प्लीनिक वेन में ही जुड़ी है इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, जो कि कहाँ से, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन जो है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका हमने अभी कुछ हिस्सों के बारे में बात की थी, असेंडिंग कॉलन, और दूसरा क्या था, ट्रांसफर्स कॉलन, और स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम, उस जगह से जो है इलाके। सो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों अलग अलग हिस्सों से, लार्ज इंटेस्टाइन के अलग अलग हिस्सों से जो है ब्लड लेकर आएंगी। तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के पास आप देखें तो ये ब्लड लेके आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम, असेंडिंग कॉलन एंड कुछ हिस्से हैं ट्रांसफर्स कॉलन के। और स्प्लीनिक वेन जो लाती है वो स्प्लीन और पेनक्रियास के कुछ भागों से और
स्टमक से भी ये लेके आती है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन से होते हुए हेपेटिक पोर्टल वेन लीवर में जाती है। ये भी किस रास्ते से जाएगी? जो लिगामेंट जिसकी हमने बात की थी, हेपेटिक डियोडिनल लिगामेंट जो है, उस लिगामेंट के अंदर से आर्टरीज और वेन्स और कॉमन बाइल डक्ट, ये सब उसके अंदर से होते हुए गुजरती है। तो ये भी उसी के अंदर से जाएगी और आगे जाके ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक वेन। और ये आगे जाके पूरे लीवर में से गुजर के फिर ये आगे जाके किससे मिल जाएंगी? इंफीरियर वेना कावा में जाके मिल जाएंगी, जो कि यहाँ से अशुद्ध रक्त लेके हार्ट में पहुंचेगा और फिर वहां से लंग्स में जाएगा और लंग्स से क्लियर होते हुए फिर जो है हार्ट में आते हुए फिर अयोर्टा के माध्यम से फिर आ जाएगा। तो ये जो सिस्टम है, इसकी एक पिक्चर मैंने इसमें रखी है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए तो इस तरीके से ये सर्कुलेट होता है। ये यहाँ से जो है थोड़ा नाम थोड़े क्लियर नहीं है, ये आप देख सकते हैं, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है यहाँ पे। तो ये जो है आपके लीवर में जाएंगी, हेपेटिक पोर्टल वेन, और यहाँ से सब जगह से आपके इंटेस्टाइन से पेनक्रियास सबसे जो है अशुद्ध रक्त लेके ये यहाँ जाएंगी। यहाँ से फिर जो है वेना कावा में होते हुए ये जो रक्त है ये हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से जो है ये रक्त जाएगा आपके लंग्स में, फिर लंग्स से शुद्ध होके फिर जो है ये दोबारा फिर आ जाएगा लेफ्ट पल्मोनरी वेन के माध्यम से, यहाँ हार्ट में आएगा शुद्ध रक्त, फिर ये शुद्ध रक्त जो है अयोर्टा से होते हुए ऊपर ब्रेन को चला जाएगा लेफ्ट राइट कैरोटिड आर्टरी के माध्यम से, और फिर ये नीचे आ जाएगा और फिर जो है आर्टरी के अलग अलग जगह जहां जहां भी सप्लाई देनी है सब जगह पे ये फैल जाएगा। तो ये एक तरह का सिस्टेमिक सर्कुलेशन है जो कि कंटिन्यू चलता रहता है। ये जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे तब हम एक एक आर्टरी उसकी पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी एक ओवरव्यू आप इसको समझें और उसको ध्यान में रखिए। तो ये दो मेन वेन से मिलके बनता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और दूसरी है स्प्लेनिक वेन। तो हेपेटिक पोर्टल वेन जो है पैनक्रियास के पीछे से गुजरती है और फिर पोर्टा हेपेटिस के माध्यम से लीवर में प्रवेश करती है, जो कि लीवर की निचली सतह पर एक क्षेत्र है जहां पर विभिन्न तरह की अलग अलग रक्तवाहिकाएं और नलिकाएं प्रवेश करती हैं और बाहर निकलती हैं। इसकी ब्रांचेस जो हैं, सो लीवर के अंदर पोर्टल वेन छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जो कि लीवर के सिनुसॉइड यानी कि छोटी रक्तवाहिकाओं में रक्त वितरित करती है। अब ये सिनुसॉइड क्या है, इनको हम थोड़ा सा देख लें। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पर जहां मेरा कर्सर है आप लोग ध्यान दें, ये कहलाते हैं सिनुसॉइड, जो एक स्पेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर तीन तरह की ब्रांचेस जाती हैं लीवर के अंदर। एक जाएगी हेपेटिक आर्टरी, ये जो आपको दिख रही है रेड कलर में, ये है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन की जो है आगे ये छोटी छोटी ब्रांचेस है और यहीं से आती है ये बाइल डक्ट, ये छोटी छोटी डक्ट होती है। तो यहाँ पर सेल जो है हेपेटोसाइट जो भी चीजें बनाती हैं, वो जो बाइल बनाती हैं वो यहाँ पर जो है ड्रेन होके डक्ट में से होते हुए आगे गॉल ब्लैडर पहुंचता है। तो यहाँ हम पोर्टल वेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो पोर्टल वेन है तो ये सिनुसॉइड है, ये एक तरह का रास्ता है ना। तो वहां तक ये ब्लड सप्लाई वहां से लेके फिर जो है आगे यहाँ पर कफा सेल्स वगैरह भी हैं जो आपको दिख रही हैं। तो ये उसमें से पोर्टल वेन में आया हुआ जो भी इन्फेक्शन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी है,
उसको ये खत्म कर देती हैं, कफर सेल्स। ठीक, हेपेटोसाइट का काम क्या है, बाइल बनाना, इस तरीके से। तो ये जो सिनुसाइड है ये एरिया है, ये जो रेड कलर में स्पेस दिख रहा है ये सिनुसाइड कहलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो उसका और बारीक स्ट्रक्चर ये है कि कफर सेल्स मौजूद है और ये जो सिनुसाइड ल्यूमन एक हिस्सा है, ये एक स्पेस एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी रक्त आएगा, जो अशुद्ध तो होगा लेकिन न्यूट्रिशन भी होगा, तो यहाँ पर सेल्स जो हैं जो जो न्यूट्रिशन उनको चाहिए वो खींच लेंगी। तो जो भी वायरस बैक्टीरिया है या दवाइयाँ आपने खाई हैं उसके साइड इफेक्ट को ये कफर सेल्स जो है यहाँ पर बैक्टीरिया को खत्म कर देंगी, या कुछ ऐसा हार्मफुल कंटेंट है उसको जो है डिसॉल्व कर देंगी। एक फेगोसाइटोसिस सिस्टम होता है, उसके माध्यम से ये उसको खत्म कर देती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये हो गया सिनुसाइडल ल्यूमन या सिनुसाइड। तो ब्रांचेस में हमने देखा था कि लीवर के अंदर जो हेपेटिक पोर्टल वेन है वो छोटी छोटी ब्रांचेस में बन जाती हैं, जो कि लीवर के सिनुसाइड यानी कि छोटी रक्तवाहिकाओं में जो है डिवाइड हो जाती है। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड सप्लाई। सो हेपेटिक पोर्टल वेन जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से और स्प्लीन से पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को लीवर तक ले जाती है। यह रक्त जो है पचने वाले भोजन से एब्जॉर्ब किए गए पोषक तत्वों के साथ साथ हार्मोन और विषाक्त पदार्थों से भरपूर हो, विषाक्त मतलब जहरीली पदार्थों से भी भरपूर होता है, हैवी मेटल्स वगैरह जो भी हैं। ठीक, दूसरा इसका जो काम है वो है डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेटाबॉलिज्म। सो लीवर जो है ब्लड को प्रोसेस करके हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्सिफाइंग कर देता है और पोषक तत्वों का मेटाबॉलिज्म या चयापचय करता है और कुछ विटामिन और खनिजों को जो है स्टोर करता है। मेटाबॉलिज्म बैलेंस और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए लीवर की इस रक्त को फिल्टर और प्रोसेस करने की क्षमता जरूरी है या आवश्यक है। ठीक, सो एक हो गया न्यूट्रिएंट रिच ब्लड सप्लाई देना, दूसरा है डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, तीसरा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये क्या होता है, पोर्टल वेन से रक्त फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरता है, यानी कि जहां आंत से एब्जॉर्ब किए गए पदार्थों को सिस्टेमिक सर्कुलेशन के माध्यम तक पहुंचने से पहले मेटाबोलाइज या चयापचय किया जाता है। इससे लीवर की दवाओं और विषाक्त पदार्थों सहित विभिन्न पदार्थों के रक्त के स्तर को रेगुलेट करना यानी मेंटेन करना और मॉडिफाई करने की अनुमति मिलती है। तो जो भी खाने में पचने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स या जो भी पदार्थ एब्जॉर्ब हुए हैं वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले, है ना, जाने से पहले क्या होगा, उनको मेटाबोलाइज कर लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ देखें, ये पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। तो सुपीरियर वेना कावा जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में यहाँ आगे जो जाने से पहले जो है ब्लड जो है पोर्टल वेन के माध्यम से होता हुआ लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होगा, जो भी चीजें हैं जरूरी चीजें हैं वो ले ली जाएंगी, तोड़ लिया जाएगा, डिटॉक्सिफाई, ये सब प्रोसेस हो जाती है। उसके बाद फिर जो है आगे ब्लड जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन वही है जो इंफीरियर वेना कावा से होते हुए आपके हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स से शुद्ध होकर फिर हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से जो है अयोर्टा के माध्यम से फिर जो है नीचे की तरफ अयोर्टा आएगी और उससे अलग अलग जगह पे फिर आर्टरी चली जाएंगी, फिर जो है वो हमारे ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो या जो भी अलग अलग जगह सप्लाई देंगी, किडनी को देंगी, फिर वहां से अशुद्ध रक्त आएगा तो वो फिर पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर में जाएगा और लीवर से होते हुए फिर आगे सुपीरियर वेना कावा मिलके, तो ये एक तरीके का सिस्टेमिक सर्कुलेशन बन जाता है। तो उस सर्कुलेशन में जाने से पहले ब्लड जो है यहाँ पर उसका प्रोसेस होगा, कहाँ पर, लीवर के अंदर। तो ये काम करने का मदद कौन करेगी, पोर्टल वेन के माध्यम से यहाँ पर ये रक्त पहुंचेगा। और कहाँ तक पहुंचता है ये हमारे लीवर के अंदर मौजूद हर एक सेल तक ये पहुंचता है, जहां पर जरूरी न्यूट्रिएंट्स ले लिए जाते हैं
और अपना जो बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट मटेरियल है, उसमें डाल दिया जाता है और फिर वहां से जो है आगे भेज दिया जाता है। पोर्टल वेन से संबंधित डिजीज क्या क्या होती हैं वो हम देखते हैं। तो किसी को पोर्टल वेन से संबंधित कोई एक डिजीज जिसके बारे में आपको नाम पता हो, आप चैट में लिख के बताएं वह कौन सी डिजीज है जिसके बारे में आपने नाम सुना है, फिर हम आगे जो है उसका डिस्कशन करते हैं। कोई ऐसी डिजीज जिसका नाम आपने सुना हो जो पोर्टल वेन से संबंधित हो, आप चैट में लिख दीजिए। मेसेंट्रिक वेन थ्रोम्बोसिस, हाँ ये हो सकता है, चांस है उसके, पर वेरिकोज वेन उसमें नहीं होगा। वेरिकोज वेन अलग होती है, वहां पर कुछ दूसरी तरह की प्रॉब्लम होंगी। पोर्टल वेन ब्लॉकेज हो सकता है, सही है, हो सकता है बिल्कुल। और क्या हो सकता है? थ्रोम्बोसिस, बिल्कुल पॉसिबल है, थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। चलिए तो हम देखते हैं, डीबीटी अक्सर जो है वो बड़ी जो वेन होती हैं जैसे कि आपके थाइस वगैरह की तरफ जो जाती हैं उनमें होता है। कैंसर पोर्टल वेन के अंदर तो कम ही चांसेस रहते हैं। आसपास के अगर एरिया में हो जाए तो वो उसको जरूर कंप्रेस कर सकते हैं, श्रिंकेज हो सकती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया बताया। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एक है पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, ये अक्सर देखा जाता है। तो ये क्या होता है? पोर्टल वेन हाइपरटेंशन यानी कि पोर्टल वेन के अंदर बीपी का बढ़ जाना, है ना। अब वो किस कारण से बढ़ेगा वो हम देखते हैं। तो पहली डिजीज है पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, यानी कि पोर्टल वेन के अंदर जो है ब्लड प्रेशर में उछाल आना या बढ़ जाना। कारण क्या होते हैं? अक्सर जैसा कि आप सभी ने भी बताया, अक्सर लीवर सिरोसिस और हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस, इसको बड चियरी सिंड्रोम भी बोला जाता है, ठीक, या अन्य लीवर रोगों के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। तो क्या कारण है इसके पोर्टल हाइपरटेंशन के? अक्सर लीवर सिरोसिस या फिर हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस हो जाए उसमें, या फिर कोई और दूसरे तरह के रोग हो जाए। तो अगर पोर्टल हाइपरटेंशन होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? तो एक होता है एसाइटिस। एसाइटिस मतलब पेट में द्रव का भरना, या देसी भाषा में बोले तो जलोदर यानी पेट में पानी भरना। वेरिसील ब्लीडिंग या ईसोफेजियल और गैस्ट्रिक वेरिसिस, तो इसमें जो है स्प्लीनोमेगाली भी आ सकता है। और जो वेन्स है उनमें वहां पर ब्लीडिंग हो सकती है, एसाइटिस हो सकता है, ये उसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो पोर्टल वेन हाइपरटेंशन जो है, ये इसके जो कारण होते हैं अक्सर जो देखा जाता है वो लीवर सिरोसिस या फिर किसी तरह से हेपेटिक वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाए, या लीवर के और भी कई तरह के रोग हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? एसाइटिस की प्रॉब्लम देखी जाती है। दूसरा, वेरिसिल ब्लीडिंग, यानी कि जो वेन्स होती हैं वहां पर इंटरनल हेमरेज हो सकता है। क्योंकि जब हम देखते हैं अगर हाइपरटेंशन बढ़ता है तो जैसे ब्रेन में हेमरेज होता है, वैसे ही जिस जगह पर हाइपरटेंशन है उस जगह पे हेमरेज हो सकता है। तभी कुछ दिन पहले किसी ने जो है किडनी डिसीज से रिलेटेड ग्रुप में पोस्ट डाली थी, तो उनकी जो
किडनी थी उसके अंदर हेमरेज हो गया था। यानी कि जहां पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा किसी भी कारण से, चाहे वहां थ्रोम्बोसिस हो या कोई और डिजीज हो, तो उस एरिया में हाइपरटेंशन डेवलप होगी, एक खिंचाव पैदा होगा। अगर वो वहां की वेन्स या आर्टरी अगर उस चीज को झेल गई तो ठीक है, नहीं झेल पाई तो वो बस्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिसको हम मेडिकल भाषा में हेमरेज बोलते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम वहां पे हो जाती है। दूसरा क्या है, हेपेटिक पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। पहले क्या हो सकता था, पोर्टल हाइपरटेंशन। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, हेपेटिक पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि हेपेटिक जो पोर्टल वेन में रक्त का थक्का जमना। इसके क्या कारण होंगे, लीवर डिजीज एंड ब्लड में किसी तरह का विकार पैदा हो गया हो, या पेट में किसी तरह का संक्रमण के कारण ये हो सकता है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। परिणाम स्वरूप इसमें क्या होगा, पोर्टल वेन में हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा और जो है लीवर कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो इसके पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें अल्ट्रासाउंड होता है जिससे ये पता लगाया जा सकता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होती है, एंडोस्कोपी होती है। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है पोर्टल वेन का जो है सर्जरी किया जा सकता है, या दूसरा वहां पर अटैचमेंट कर सकते हैं, या फिर लीवर ट्रांसप्लांट, अगर लीवर डैमेज हो गया तो लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ठीक, ये था। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें हेपेटिक लोब्स, फिर लोब्यूल्स, एंड उसके बाद फिर हम इसके सेल्स के बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो अभी हम इसके बारे में, हमने लोब के बारे में थोड़ा सा समझा था, फिर हम इसके थोड़ा सा डीप में इसको देखते हैं। तो जितना भी होता है हम 3-4 मिनट में कवर करने की कोशिश करते हैं, फिर हम अगली क्लास में उसको देखेंगे। एक ओवरव्यू देख लीजिए लोब्स के बारे में। ये है, तो लोब्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका राइट लोब, लेफ्ट लोब, और फिर उनको जो है 8 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। सो इसमें है जैसे लोब्स में हम देखेंगे तो राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट लोब, कॉडेट लोब, फंक्शनल लोब, इनके बारे में हम देखेंगे। फिर हम जो है इसके लोब्यूल्स यानी लोब के और छोटे हिस्सों के बारे में जब पढ़ेंगे तो वो लोब्यूल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे जो है इसको विराम देंगे, और आपके कोई सवाल हैं तो फिर हम जो है आपके सवाल लेंगे। उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे ना, तो उसके लिए इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो किसी के सवाल हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम 2-3 सवाल लेंगे, फिर हम जो है। सर पहली बार लग रहा है कि क्लास शॉर्ट थी। शॉर्ट थी, हाँ जी, हाँ, क्योंकि फिर वो अधूरा रह पहली बार। जाएगा। तो अभी हम 2 जो है लोब्स और लोब्यूल, क्योंकि फिर और डीप जाएंगे तो फिर अधूरा छूट जाएगा वो। हाँ, पहली बार ऐसा लग रहा है सर। जी। ऐसा लग रहा है कि और होनी चाहिए।